हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी 3 अप्रैल को होने वाले अपर पीसीएस प्री एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसका पार्ट 5 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है। तो देखिए, नवपाषाण युग की विशेषता नहीं है मनुष्य के स्थायी निवास बनने का आरंभ। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और प्रारंभिक कृषि संस्कृति, आग से भोजन पकाना और मृद भांड बनाना, ये नवपाषाण युग की विशेषताएं हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग कितना है, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व एवं 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस आधार पर, इसका राइट आंसर है रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के आधार पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। तो देखिए, मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की थी, 1922 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। हड़प्पा की खोज का श्रेय दिया जाता है किसको, राय बहादुर दयाराम साहनी को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप कमेंट करके बताइएगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किस वर्ष की थी। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। अगला देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा शहर। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी कांस्य युग से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग से ये संबंधित है सिंधु सभ्यता। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आर्यकाल तथा हड़प्पा काल में प्रमुख असमानता क्या थी। तो देखिए, आर्यकाल और हड़प्पा काल की प्रमुख असमानताएं थी कौन कौन सी, सभी थी। हड़प्पा नगरीय तथा ग्रामीण सभ्यता थी, हड़प्पा नगरीय थी, और आपकी आर्यकाल जो था ये ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। आर्य युद्धास्त्रों तथा युद्ध कला में अधिक निपुण थे, लेकिन ये नहीं थे। और उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कौन कौन सी असमानताएं थी, सभी असमानताएं थी। अगला देखिएगा, आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत आगमन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत आगमन कब हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1500 वर्ष ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य शब्द प्रायः निम्न में से किन लोगों को इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है इंडो यूरोपीय भाषा भाषी समूह के लोगों को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा,
आर्य भारत में संभवतः आए। आर्य भारत में कहाँ से आए? इसका राइट आंसर है मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आए हुए थे आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य जो है ये भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर? पंजाब में आए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? यह कहलाता है सप्त सिंधु। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो देखिए, हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबों ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि करते थे आर्य लोग जो थे, ये क्या करते थे? कृषि करते थे। अगला देखिएगा, वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में योद्धा को कहा जाता था सेनानी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन भारत का कानून दाता या लॉ गिवर कौन माना जाता है? देखिए, प्राचीन भारत का कानून दाता यानी लॉ गिवर ये माना जाता है कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध और जैन दोनों ही ये दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ पर? लुम्बिनी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, शाक्य राजवंश कि किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? इसका राइट आंसर सिद्धार्थ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने? राजकुमार सिद्धार्थ ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। अगला देखिए, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया था किसने? महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? बोध गया में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में क्या क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास रखते थे। इसके अलावा देखिए, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन जो फोर्थ है ये करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? 1 2 3। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1 2 3 सही है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में ये दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस भाषा में? पाली भाषा में दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है इच्छाओं को कम करके। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ पर? कुशीनगर में प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहला है आपका सोने के सिक्के, दूसरा है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा है लोहे का हल और चौथा है नगर संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले नगर संस्कृति, फिर आपका लोहे का हल, फिर आपका
आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और लास्ट में सोने के सिक्के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो सही सुमेलित कौन कौन से हैं? एक तो है आपका लोथल, ये प्राचीन गोदी क्षेत्र में है। सारनाथ जो है ये बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश यहाँ पर दिया गया था बुद्ध के द्वारा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए नालंदा, नालंदा बौद्ध अधिगम की महान पीठ है, ये भी करेक्ट है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा ये करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधुनिक देवनागरी रूप क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में प्राचीन भारत में गणतंत्र कहाँ था? निम्न में प्राचीन भारत में गणतंत्र था कहाँ पर? शाक्य में और लिच्छवी में, दोनों में ही था। तो उपरोक्त दोनों में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्राचीन भारत में निम्न में से कहाँ राजतंत्र था? तो प्राचीन भारत में कहाँ पर राजतंत्र था? कौशाम्बी में भी था, मगध में भी था, कौशल में भी था। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और ये हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो कि आपके आगामी अपर PCS एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा, आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। कल सुबह 10 बजे आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो अपर PCS के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराई जाने वाली है। तो आप 10 बजे भी तैयार रहिएगा कल सुबह। और कल ही का दिन है, लास्ट में आपको जितनी भी मेहनत करनी है आज और कल ही करनी है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, परसों तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा आप सभी लोग। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न राजाओं पर विचार करना है। देखिए 3 राजाएं दी हैं आपको, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? आपको बताना है अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो बुद्ध के समकालीन कौन कौन से थे? एक तो थे आपके अजातशत्रु और एक थे प्रसेनजीत, लेकिन बिंदुसार नहीं थे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस सेशन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपर PCS प्री एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने नहीं किया है, आपको ये सीरीज़ डेली प्रोवाइड कराई जा रही हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। अगला देखिए, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ हुआ था? तो देखिए मगध के राजा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। वैशाली गणराज्य के साथ सदैव युद्ध रहा किसका? मगध के राजा अजातशत्रु का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो देखिए सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद राजवंश का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया वितिस्ता का युद्ध। और आपको बताना है कि किन किन शासकों के बीच ये लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था वितिस्ता का युद्ध, जो कि झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, सिकंदर भारत को जीते बिना ही यहाँ से वापस क्यों लौटा? इसका कारण क्या था कि सिकंदर भारत को जीते बिना ही यहाँ से वापस लौट गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसके सैनिक लंबे समय से अपने देश से निकले होने के कारण थक गए थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला देखिएगा, कौटिल्य
ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य ने किसकी सहायता से? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मौर्य शासकों की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 वर्ष ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र ये किस शासक ने पहली बार जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में किसमें वर्णन मिलता है? मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन मिलता है किसमें? अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मेगास्थनीज के इंडिका में, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में, सभी में मिलता है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, चाणक्य का अन्य नाम था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? इसका राइट आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अर्थशास्त्र का जो लेखक है ये किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंडिका मूलतः लिखी गई थी? देखिए, इंडिका जो है ये मूलतः किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखादत्त। विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि इसका कारण क्या था? इसका कारण था जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ये ही इसका कारण था। अगला देखिए, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत ये 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था क्या? अवंतिका। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दे का शुभारंभ किसने किया था? इसका राइट आंसर है यूनानियों ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, कनिष्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कनिष्क के संबंध में सत्य कथन है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, ये करेक्ट है। वह बौद्ध मत का अनुयायी था, उसका प्रचार मध्य एशिया तथा सुदूर पूर्व में करवाया, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए, गांधार कला का विकास इसी काल में हुआ था, ये भी करेक्ट है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है महायान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महायान। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का? महायान शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। ऑप्शन सी। अगला देखिए, प्रसिद्ध लेखक अश्व घोष एवं नागार्जुन किस वंश की समकालीन विभूतियां थी? तो देखिए, प्रसिद्ध लेखक थे अश्वघोष और नागार्जुन, ये किस वंश की समकालीन विभूतियां थी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश के ये समकालीन थे। अगला देखिएगा, औषधि का महान विशेषज्ञ चरक निम्नलिखित में से किसकी राज्यसभा में था? तो देखिए, औषधि का महान विशेषज्ञ कौन था? चरक था। तो किसकी राज्यसभा में था चरक? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क की राज्यसभा में था
कौन? चरक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? कनिष्क के समय हुआ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस वंश को कहा जाता है भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग? गुप्त वंश को, गुप्त काल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। इलाहाबाद स्तंभ पर जो लेख उत्कीर्ण किया गया है, ये समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशाकार अमर सिंह निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? तो परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशाकार अमर सिंह था, और ये किसके समकालीन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास के समकालीन था अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नेपोलियन। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा? भारतीय नेपोलियन कहकर पुकारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो सीरीज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपर पीसीएस प्री एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसके अलावा सुबह 10 बजे आपको इंपॉर्टेंट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप सभी लोग उस सेशन को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। कल सुबह 10 बजे और आज सुबह भी 10 बजे प्रोवाइड कराई गई थी वो सेशन। तो जिन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सेशन, तो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। इसके अलावा कल भी परसों भी आपको प्रोवाइड कराए गए थे। तो 3-4 सेशन हम लोग आप सभी को प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आप सभी लोग हमारे सारे सेशन को जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं इन सेशंस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सेशन को। अगला देखिए, महरौली जो कि दिल्ली में स्थित है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण निम्न में से किस शताब्दी में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था किस शताब्दी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था? इसका राइट आंसर है पश्चिम समुद्री तट तक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? इसका कारण क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। उज्जैन शासकों पर विजय की प्राप्त की थी इसने, इसलिए इसको विक्रमादित्य कहा गया था। अगला देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय हुई थी किस वर्ष? तो इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? 712 ईस्वी पूर्व। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अगला देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम था अरब था, ये अरब का को राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत पर महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर महमूद गजनवी ने कितने आक्रमण? 17 आक्रमण किए थे। कब से कब तक? 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक किए थे। और उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर लूटा था महमूद गजनवी ने। किस वर्ष ये लूटा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025-26 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025
26 ईस्वी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण नहीं था? तो देखिए, महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण नहीं था, उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी संस्कृति का प्रसार करना था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये कारण नहीं था। अगला देखिएगा, निम्न में से किसका संबंध महमूद गजनवी से था? तो महमूद गजनवी से संबंध था किसका? अल बरूनी का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका राइट आंसर है उतबी। उतबी जो है ये महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अगला देखिएगा, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 1008-9 में वहिंद का युद्ध निम्नलिखित में किसके बीच लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, वहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? 1008-9 में लड़ा गया था। तो किसके बीच ये लड़ा गया था ये बताना है। तो महमूद गजनी और आनंद पाल के मध्य लड़ा गया था वहिंद का युद्ध। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था? तो देखिए, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान जो है ये किस स्थानों का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली और अजमेर का। अगला क्वेश्चन है, तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी पूर्व में। अगला देखिएगा, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म का हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा, भक्ति आंदोलन निम्न में से क्या नहीं किया? भक्ति आंदोलन ने निम्न में से क्या नहीं किया था? भक्ति आंदोलन ने क्या नहीं किया था? इसका राइट आंसर है दोनों धर्मों के बीच कटुता बढ़ाई। ये नहीं किया था, दोनों धर्मों के बीच कटुता नहीं बढ़ाई थी भक्ति आंदोलन ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? अलवार संतों के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? देखिए, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था किसने? रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने? रामानंद ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, रामानुज के समर्थक वैष्णव कहलाए, उनके विचारों के कट्टर समर्थक थे। तो इनके विचारों के कट्टर समर्थक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता नहीं थे? भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता कौन नहीं थे? आदि गुरु शंकराचार्य नहीं थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए, ये सीरीज़ तो आपको प्रोवाइड करा ही जाती है। इसके अलावा रात को 8 बजे डेली आपको उत्तराखंड की सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके अपर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 8 बजे वाली उत्तराखंड की सीरीज़ भी आप सभी लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उत्तराखंड भी आपके पूछी जाती है 20 से 30 नंबर की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए उत्तराखंड की सीरीज़ को। इसके अलावा हिंदी की सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड कराई गई है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। हिंदी भी इंपॉर्टेंट रहती है आपके अपर पीसीएस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इसके अलावा आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा स्टडी विद एम पर। अगला देखिएगा, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई किसकी समकालीन थी? चैतन्य महाप्रभु की ये चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु जो है ये किस संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय से संबद्ध हैं। अगला देखिए, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध।
किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? ये आप कमेंट करेंगे किस किस के बीच ये हुआ था पानीपत का युद्ध। अगला देखिए, अकबर के शासनकाल में संबद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति हरिवंश, मुकुंद तथा दासवंत क्या थे? तो ये कौन थे? ये चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल में संबद्ध, शासनकाल से संबद्ध थे ये प्रसिद्ध व्यक्ति। कौन कौन से? हरिवंश, मुकुंद तथा दासवंत। और ये क्या थे? चित्रकार थे। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? देखिए, मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, सभी सत्य हैं। तो सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, मुगलों की अदालत की भाषा थी। मुगलों की अदालत में भाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर है फारसी भाषा। मुगलों की अदालत में फारसी भाषा थी। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमेलित करना है। तो निम्नलिखित घटनाओं को और ईस्वी को सुमेलित करना है। तो देखिए, नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्ले आम, ये किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? 1739 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई। देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई ये कब लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 में। और हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556 में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई ये कब लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर है 1761 ईस्वी में। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 2, 1 और 3। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबर का तोपखाना और बाबर की सुशिक्षित व अनुशासित सेना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और सी दोनों। बाबर का तोपखाना, ए और सी दोनों हो जाएगा। बाबर की सुशिक्षित व अनुशासित सेना। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत का कारण यही था, ए और सी। अगला देखिएगा, खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा राणा सांगा को हराने का प्रमुख परिणाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है विदेशी राज्यों को मिटाने की राजपूतों की आकांक्षा लगभग समाप्त हो गई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? देखिए, बाबर जो है ये तैमूर व चंगेज खां का वंशज था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखिए, सुमेलित करना है यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो पानीपत की पहली लड़ाई ये कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। खानवा का युद्ध कब किया गया था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में। और हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? 1576 ईस्वी में। और इसके अलावा आपका चौसा का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न कोट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित करना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले प्रवेश किया था पुर्तगालियों ने, फिर किया था डचों ने, फिर अंग्रेजों ने और फिर फ्रांसीसियों ने प्रवेश किया था। तो इनका तिथि क्रम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी से। अगला देखिएगा,
अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर? मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? सूरत में लगाया था। ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश कंपनी की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश कंपनी की असफलता का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार का समर्थन, ब्रिटिश माल की उच्च श्रेणी, ब्रिटिश नौसेना उच्चता, उपयुक्त सभी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण के लिए प्रथम सुस्पष्ट कार्यवाही निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण के लिए प्रथम सुस्पष्ट कार्यवाही निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, आपके सामने कथन दिए हैं, 3 कथन दिए हैं। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम घाट में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। तीसरा है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 ईस्वी में लागू हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो आपका कथन कौन कौन सा सही है? इसमें देखिएगा, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल करेक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था और भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई थी। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 बिल्कुल सही है आपका। अगला देखिएगा, बंगाल में हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना लगाने की स्वीकृति किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने दी थी? शाह शुजा ने दी थी। अगला देखिएगा, गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल ने। गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? पुर्तगाल ने। किस वर्ष 1510 ईस्वी में बनाया था। अगला देखिएगा, कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता नगर की स्थापना हुई थी वर्ष 1690 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हो गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? ठीक है, ठगों के दमन में संबंधित था कौन? कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी किससे? 1835 ईस्वी के मैकाले के मिनट से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गवर्नर जनरल कौन था? लिटन था, गवर्नर जनरल लिटन था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिला लेते हैं। एक तरफ आपके वर्ष दिए हैं, दूसरी तरफ घटनाएं। तो 1775 ईस्वी में कौन सी घटना हुई थी? 1775 ईस्वी में हुई थी आपके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 ईस्वी में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 ईस्वी में हुआ था आपका प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध और 1838 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस सेशन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेशन आपके आगामी अपर पीसीएस प्री एग्जाम के रिगार्डिंग। अगला देखिए, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो देखिए, इनका सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा?
मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, ये सबसे पहले हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ वुड का एजुकेशन डिस्पैच। उसके बाद हुआ आपका इंडियन एजुकेशन या हंटर कमीशन आया। उसके बाद आया दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 में हुई थी, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 में हुई थी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? देखिए, सबसे बाद में हुआ था इनमें से क्या? बंगाल का विभाजन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो सुमेलित किसका नहीं है? लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। कहाँ पर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में। ऑप्शन सी। अगला देखिए, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? M.A. जिन्ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, पहला कथन है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। दूसरा है, C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल गए थे। और तीसरा है आपका, एलन ऑक्टेविन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और चौथा है आपका, एल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें से कौन से कथन सही है? एक तो आपका है, C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल गए थे। तो ऑप्शन सेकंड पॉइंट बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा है, एल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो दूसरा और चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है, केंद्र के साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी INA अस्तित्व में आई। तो इसका राइट आंसर है कहाँ पर? सिंगापुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ओके गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।